तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो BMS फर्स्ट प्रॉफ हमारा संस्कृत का पेपर ए। पहले तो संस्कृत सब्जेक्ट सुनते ही लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ सा आ गया। संस्कृत भाई इतनी टफ नहीं है, लेकिन लगती है। जब मैं फर्स्ट प्रॉफ में थी, मेरा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब मुझे जो बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता था वो था। बट नहीं, जब मैंने पढ़ा कि मैं देखती हूँ कि हाँ नहीं ठीक है, इतना भी टफ नहीं है सब्जेक्ट जितना हम उसे सोच लेते हैं। बट हाँ, पढ़ने में क्योंकि पहली बार पढ़ना होता है तो जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है वो सब्जेक्ट। बट कोई नहीं, पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे, इतने इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको सारा समझ आ जाएगा। अब तक आपकी रिवीजन तो हो ही गई होगी, सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा। तो अब सब पेपर सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो MCQs पे सेक्शन ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा MCQ है, सज्जनाः सज्जनः सह चलन्ति। सज्जनाः सज्जनः सह चलन्ति। तो इस ऑप्शन मैंने आंसर साथ में ही बोल दिया, ऑप्शन ए। ठीक है, वो कैसे आया पहले ये सुन लो। अब सह यहाँ पे जो वर्ड आया, ये जो सह वर्ड आया, सह किसके लिए यूज़ होता है? साथ के लिए। अब साथ में क्या है, जो साथ के साथ जो विभक्ति लगेगी, इसके साथ वो लगेगी तीसरी, यानी कि तृतीय विभक्ति। तो अब तृतीय विभक्ति के अगर हम सोचें कि सज्जन की कौन सी होगी, तो वो होगी सज्जनः। तो यहाँ पे आएगा सज्जनः सज्जनः सह चलन्ति, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गच्छति इत्येतत् पदम किम, मतलब गच्छति किस प्रकार का पद है। अब हमने इसमें जो हमने चैप्टर पढ़े थे, संज्ञा वगैरह करी थी, संज्ञा चैप्टर जब, उसमें था गच्छति जो है तिङन्त पद है, दैट इज ऑप्शन बी। अब तिङन्त का मतलब क्या होता है? जो कि एक क्रिया का रूप है। ठीक है, वैसे जो गच्छति है वो एक और फॉर्म में यूज होता है, दैट इज वर्तमान काल। मतलब गच्छति जो वर्ड है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, गच्छति जो है अगर कोई भी चीज प्रेजेंट में चल रही है उसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संज्ञा में कौन से स्वर आते हैं। ये क्वेश्चन आया संज्ञा चैप्टर में से, हम जब पढ़ी थी। अब लिखा था गुण संज्ञा में जो है अकारांत, इकारांत, अकारांत, अकार, एकार और ओकार शब्द होते हैं। मतलब इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी, अ, ए और औ। नेक्स्ट है फोर्थ, ब वर्ण का उच्चारण स्थान। अब हमने पढ़ा था ब, ये हमारा स्टार्टिंग में पहला चैप्टर जब हमने करा था इंट्रोडक्शन का, तो उसमें हमने पढ़ा था जो है प, फ, ब, भ और म, इनके जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। तो जिसमें ब भी आता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओष्ठो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राजा डैश गाम यच्छति। अब यहाँ पे जो है के साथ, मतलब इसका अगर हम पहले हिंदी मतलब आएगा, पहले देख लेते हैं। अब इसका हम अगर हिंदी मीनिंग निकालें तो आएगा राजा कंस को गाय देता है। को देने का, किसके लिए, मतलब ये कार्य जो है वो किसके लिए किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ गया के लिए का भाव। अब के लिए हमें पता है यहाँ पे जो विभक्ति आएगी वो आएगी चौथी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में तो यहाँ पे आंसर है हमारा, कहाँ गया आंसर, ही गुम हो गया, ए ऑप्शन, दैट इज ब्राह्मणाएं। चतुर्थी विभक्ति अगर हम लगाएंगे, मतलब राजा ब्राह्मण को गाय देता है। के लिए संप्रदान में आएगा, संप्रदान में आती चतुर्थी विभक्ति, तो आंसर है हमारा ब्राह्मणाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातु संज्ञा किसे दी जाती है। ये क्वेश्चन हमारा संज्ञा चैप्टर में से जब हमने पढ़ी थी, ये तो बहुत इजी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमने ऑप्शन डी आएगा। अब सॉरी, 1 सेकेंड, हाँ, अब ऑप्शन डी कैसे आएगा। अब धातु संज्ञा होती है यहाँ पे तिड़ वर्जितम क्रियावाचकम शब्दाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, उन क्रियावाचक शब्दों को धातु संज्ञा दी जाती है जो क्रिया के मूल रूप को दर्शाते हैं और जिनमें प्रत्यय नहीं जुड़ते। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तिड़ वर्जितम क्रियावाचकम शब्दाई।
नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, दृश्य शब्द का प्रकार क्या है। ये भी हमने पढ़ा जब हमने शब्द रूप करे थे, उसमें सारे वर्ड्स पढ़े थे हमने शब्द, तो उनके देखे थे, उसमें से है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए नाम। उसके बाद आ गया 8th क्वेश्चन, महेश सूत्रों में प्रथम सूत्र। ये तो महेश सूत्र हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे जब हमने संस्कृत की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। सबसे पहला टॉपिक जो हम संस्कृत में करते हैं वो होते हैं महेश सूत्र। इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, ये हमारा ऑप्शन सी अ ई उण। और यहाँ पे जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम है। अब ये नहीं है कि इनमें से एक सही होगा एक गलत, दोनों ही सही है, आप जैसे मर्जी कर लेना, दोनों ही ऑप्शन सही है। आप कोई भी टिक करोगे तो जो चेक करने वाला होगा वो सही कर देगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विद्यार्थी भी ही यथा सम्यम विद्यालय। अब यहाँ पे जो है हमें प्रत्यय बोला हुआ है, दो, एक धातु दिया है एक प्रत्यय दिया है, उसे जोड़ के वर्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो है तव्यत प्रत्यय दिया हुआ है, गम धातु और तव्यत प्रत्यय को जोड़ के जो वर्ड बनेगा वो बनेगा गंतव्य। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। अब ये जो है हमारा आज्ञा के रूप में यूज़ होता है, तो आज्ञा के लिए कौन सी होती है, विधि लिंग लकार। ठीक है, यहाँ पे गंतव्य वैसे जाना अर्थ के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन जाना अर्थ भी आज्ञा ही दी गई है, विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय जाना चाहिए। तो बताया ही गया ना कि मतलब जाना चाहिए विद्यार्थियों को, लेट नहीं जाना चाहिए, वो तो पता ही है हमें, फिर भी इन्होंने बोला है हम। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रत्यय है ये धातु, इन दोनों को जोड़ के वर्ड बना है गंतव्य, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, उपूप धमानिया नाम वर्णों का उच्चारण स्थान। ये भी हमने उच्चारण स्थान करे थे जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था हमारा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जब संस्कृत की इंट्रोडक्शन करी थी उसमें पढ़ा था उपूप धमान्यम नाम, ये हमारा एक श्लोक आया तो वो हमने पढ़ा था। अब बेसिकली जो है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो माना गया, अगर हम देखें तो वो होता है ओष्ठ और उसके बाद नासिका, सॉरी इकट्ठा नहीं आया, ओष्ठ और नासिका, इन दोनों को जो है इनका उच्चारण स्थान बोला गया। लेकिन जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज मूर्धा। अब पहले तो बात करते हैं उपूप धमान्य नाम वर्ण होते कौन से हैं। वो होते हैं श और स। इनका उच्चारण स्थान पहले आता है जो मैंने बताया था नासिका और ओष्ठ, लेकिन उन दोनों को मिला के आएगा ऑप्शन सी, दैट इज मूर्धा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ गया धिक। धिक का हमने सही करना है। अब धिक किसके लिए यूज़ होता है, धिक यूज़ होता है हमने अगर किसी को धिक्कारना है, किसी को बोलना है किसी काम का नहीं है, कहाँ से आ गया, ये आ गया, तो उसमें कौन सी विभक्ति यूज़ होती है, दैट इज चतुर्थी। धिक के साथ, धिक्कार शब्द के साथ जो यूज़ होती है चतुर्थी, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, दैट इज असत्यवादी ने। ठीक है, तो उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 12, श्वेतम पुष्पम में विशेषण कौन सा है। ये तो नॉर्मल है, विशेषण विशेष्य हमारा जो हमने चैप्टर करा था उसमें है। ये तो श्वेतम पुष्पम भी हम लिखेंगे श्वेत पुष्प, तो जो श्वेतम है ऑप्शन ए वो हो, उसकी विशेषता को बता रहे तो विशेषण क्या हुआ, श्वेतम। ठीक है, उसके बाद 13th है गुरुवः विद्वांस। ये भी विशेषण वाले चैप्टर में से, इसमें बोला गया कि विद्वांस शब्द क्या है। अब विद्वांस शब्द जो है वो गुरुओं की विशेषता को दर्शा रहा है, तो विशेषण हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन अभ्यंतर प्रयत्न का उदाहरण है। ये हमने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर करा था तब पढ़ा था। अब पहले तो देखो अभ्यंतर प्रयत्न होते कौन से हैं। अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं जो उच्चारण करते समय, मतलब जिनका जब उच्चारण होता है तो वो उच्चारण में जीभ, तालु, मूर्धा आदि के संकोच या अन्य आंतरिक प्रयास आते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं अपने आप में। जैसे तालु की स्थिति मतलब गति का उल्लेख करती है, वैसे अलग अलग जो हमारे मुख के स्थल है वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न का उदाहरण निम्न में से तालु संवृत्ति,
तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बहिः उद्यानम वर्तते। यहाँ पे हमने करेक्ट सेंटेंस भरना है। यहाँ पे विभक्तियों को देख के, कारक जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने विभक्ति देखी थी किसके साथ कौन सी लगती है, क्या होता है। अब फिलअप करने के लिए हमें पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिंदी में देखें तो आएगा बाहर उद्यान है। बाहर उद्यान है, ऑप्शंस में नगर ही आ रहा है बेसिकली। अगर इनको अलग करें, एक वर्ड निकालें चारों का, तो नगर आएगा। नगर से बाहर है तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी, नगर से बाहर है, नगर आ गया। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी। पंचमी क्यों आई, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे से का भाव आ गया, और जहाँ पे से का भाव होता है वहाँ पे आता है हमारा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक आ गया, पंचमी विभक्ति आ गई, सब कुछ ठीक है। तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नगरात। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, नगरात बहिः उद्यानम वर्तते, नगर से बाहर उद्यान है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पद संज्ञा किसे दी जाती है। ये भी हमने जब संज्ञा का चैप्टर करा था उसमें पढ़ा था पद संज्ञा। तो ये ऑप्शन नंबर बी, तिङंतम व सुबंतम व। अब इनमें तिङंत और सुबंत पद होते कौन से हैं। ठीक है, पहले तो तिङंत होते हैं क्रियावाचक, मतलब क्रियावाचक, क्रियाओं से बनते जो भी हैं, जो भी शब्द है हमारे वोकैबुलरी में, पद है जो क्रियाओं से बनते हैं उन्हें बोलते हैं तिङंत। और सुबंत पद है जो बनते हैं संज्ञा हो गया, संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों से, जो भी है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों से जो शब्द बनते हैं उन्हें बोलते हैं सुबंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बी। उसके बाद है अधोरेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय ढूंढना है, प्रत्यय आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, धाव प्लस श्रित प्रत्यय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब श्रित प्रत्यय जो है वो हमारा वर्तमान काल में यूज होता है। ठीक है, वर्तमान काल में यूज होता है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है हमेशा धातुओं को। ठीक है, ये प्रत्यय जो है वो कर्ता की क्रिया को दर्शाता है, कर्ता जो कर रहा है काम उसका रूप दर्शा रहा है। ठीक है, वर्तमान में यूज होता है श्रित प्रत्यय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सह पुरुषः डैश बिभेति। इसमें भी जो कारक में हमने पढ़े थे शब्द रूप विभक्तियां पढ़ी थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे हम, सह पुरुषः, वह पुरुष, बिभेति का मतलब होता है डरना, डरता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इनका अलग अलग करके भी एक वर्ड जो बनेगा वो बनेगा शत्रु। तो मतलब हम इसका हिंदी में निकाल ले, मोटा मोटा बनेगा, वह पुरुष शत्रु से डरता है। ठीक है, किससे डर रहा है, शत्रु से डर रहा है। तो यहाँ पे आएगा पंचमी विभक्ति आई है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शत्रोः। सह पुरुषः शत्रोः बिभेति, ये आएगा, वह पुरुष शत्रु से डरता है। उसके बाद है 19th, बुद्धि प्लस मतुम डैश नरः सर्वत्र मानव लभते। इसमें हमने प्रत्यय जोड़ना है, इन दोनों मूल धातु, यहाँ पे जो है बुद्धि मूल धातु है और मतुम जो है वो प्रत्यय, इन दोनों को जोड़ के हमें वर्ड बनाना है। तो ऑप्शंस में टिक करना जो इन सेंटेंस के साथ जो ठीक बैठे। तो यहाँ पे बुद्धि धातु और मतुम प्रत्यय को जोड़ के जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और चीज़, जो मतुम प्रत्यय, अगर हमें ऑप्शन में से कुछ भी समझ नहीं आता तो मतुम प्रत्यय का प्रयोग हमें याद रखना है। मतुम प्रत्यय का प्रयोग याद करते ही हमें उसका आंसर मिल जाए, क्योंकि बाकी अगर हमें शब्द रूप और धातु रूप याद है अच्छे से तो उसका प्रयोग याद होना चाहिए, प्रत्यय अच्छे से। ठीक है, तो मतुम प्रत्यय जो है वो किसी गुण को, गुण मतलब किसी की विशेषता के होने का अर्थ बताता है, किसी का गुण बताता है मतुम प्रत्यय। तो ऑब्वियसली मतलब गुण बता रहा है, तो उसमें जो है सिर्फ बुद्धिमान वो प्रॉपरली इंडिकेट कर रहा है। बुद्धिमंतः नहीं आ सकता, बुद्धिमतः नहीं आ सकता, बुद्धिमत नहीं आ सकता, तो आएगा बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 20th,
बाह्य प्रश्न में स्पृष्ट शब्द किसे दर्शाता है? अब स्पृष्ट का अर्थ क्या है? पूर्ण स्पर्श या संपूर्ण स्पर्श? ठीक है, हमने शुरू से ही यही पढ़ा है। उच्चारण करते समय जो दो उच्चारण स्थान पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पृष्ट प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण स्पर्श। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन ए समझ आ गया होगा। वैसे मैंने अच्छे समझाया है तो कोई डाउट होना बनता नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाया हुआ आपने पढ़ा होगा। तो मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा सिद्धांत। ये मैंने जो है आपको एमसीक्यू सारे वर्बली जो है वो बता दिए हैं, और उसके बाद जो मैंने ये सेक्शन बी और सेक्शन जो मतलब बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपरली सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं एक एक करके इन्हीं में से पढ़ा दूंगी। और जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, मतलब संस्कृत जो ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कुछ खास लिखना नहीं होता, टू द पॉइंट है कि एक वर्ड के आंसर्स होते हैं, वही लिखने होते हैं। तो मैंने जो है जो पूछा है क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखा है, लेकिन कैसे बनाया, क्या यूज़ हुआ है, कैसे हुआ है, मैं सब एक्सप्लेन करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप पेपर में लिख भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम है कि हाँ आप लिख सकते हैं बहुत कुछ, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो है कि जो एग्जामिनर पेपर चेक करता है उस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन पूछा नहीं गया, हाँ आप लिखेंगे वो तभी अगर आपको जो है पूरी गारंटी है। लेट अस सपोज कि आप संधि कर रहे हैं, आपने सोचा कि संधि आपको हो गई है, संधि की टाइप्स ये कौन सी संधि है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। संधि की का नाम तभी लिखना, कई बार ऐसे होता है हमें संधि करनी आती होती है क्योंकि हमने 10 तक पढ़ी है ऑलमोस्ट सबने हिंदी, तो इक्वल्स टू हिंदी ही है ये। जैसे हम पहले एग्जाम देते हैं आयु प्लस कामाय आयुष कामाय, वो तो अगर नहीं भी आती होगी संधि, ये तो देख के पता चल रहा है इसमें आयुष कामाय आएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें संधि करनी आती होती है, उसकी टाइप नहीं पता होती, तो अगर श्योरिटी नहीं है तो मत करना, तो सोचना भी मत करने की, क्योंकि अगर जो चीज़ नहीं पूछी उसे नहीं करोगे तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं पूछी कर दी और गलत करी उसके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। संधि और संधि विच्छेद करने को बोला है, मतलब जिसका विच्छेद किया हुआ उसकी संधि करनी है, संधि किया हुआ तो करना है विच्छेद। तो पहला है हमारे पास आयु प्लस कामाय, आयुष कामाय। अब इसमें जो है विसर्ग आया, तो पहली बात यहाँ पे बनेगी विसर्ग संधि। जो आयु हमने आयु और कामाय को जोड़ के बनाया आयुष कामाय, इसमें जो आएगी पहले विसर्ग संधि आएगी, क्योंकि विसर्ग का यूज़ हुआ है, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ पे जो है वो आयु और कामाय के बीच में जो ये 2 विसर्गें आई हैं, इसको हटा के जो है श आना चाहिए था बेसिकली। वैसे आना तो वैसे पूरा श चाहिए था, लेकिन जब हम संस्कृत में वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, उनकी संधि करते हैं, तो उसका जो है श हलंत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयुष कामाय बना। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है आत्मेव। आत्मेव जो है उसका हमने बनाया आत्मा, आत्मा प्लस एव। यहाँ पे जो संधि हुई वो हुई वृद्धि संधि। वो कैसे हुई? अब वृद्धि संधि में जो है हम एक छोटे का बड़ा कर देते हैं, मतलब कोई भी अ हो उसका आ हो जाता है, ई हो जाएगी, ए हो ए हो जाएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे करा, आत्मा और एव था। ठीक है, छोटा था ए था, उसका हमने ए कर दिया, बड़ा ए कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मा प्लस एव आत्मेव, जो बड़ी ए की मात्रा हो गई, यहाँ पे हुई वृद्धि संधि। क्लियर? उसके बाद है सी ऑप्शन औषधि प्लस अत्र। यहाँ पे हमने संधि करनी है, यहाँ पे आया औषध्यत्र। अब औषध्यत्र कैसे आया? यहाँ पे पहली बात तो हमारी हुई यण संधि। यण संधि कैसे? यण संधि में हमने पढ़ा है, इसका सूत्र क्या है? पहली बात तो ई को यणची, यहाँ पे जो है ई और अ के मेल से जो है वो य बन गया, तभी तो औषध्यत्र आया ना। औषधि ई, औषधि का ई और अत्र का अ, इन दोनों के मेल से जो बना य, और ये य बनेगा तो ऑब्वियसली अ जो है वो य के साथ आएगा, तो ध हलंत हो जाएगा, तो पूरा आंसर है औषध्यत्र। ठीक है, नेक्स्ट है सद्भूतम।
इसमें तो हमें पता ही है, यहाँ पे जो है सत और भूतम, ये हमारी जो है व्यंजन संधि लगी है यहाँ पे, क्योंकि द हलंत है, उसके साथ कोई जो स्वर नहीं है, तो यहाँ पे बनेगी विसर्ग संधि। सत प्लस भूतम सद्भूतम। उसके बाद आगे हमारी नेक्स्ट लोकः प्लस अपि लोको अपि। यहाँ पे भी विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग संधि आएगी, ठीक है, लोको अपि। क्लियर, संधि समझ आ गई होगी। उसके बाद हम मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो है नीचे दिए गए समस्त पदों या वाक्य विग्रह या समस्त पद के रूप में लिखना है। मतलब हमें जो है समास दिया हुआ है या समस्त पद उसका विग्रह करके दिया हुआ है, हमें या तो वो जोड़ना है या तोड़ना है। वही जो संधि में था, वहाँ पे संधि जोड़नी तोड़नी थी, यहाँ पे भी समास जोड़ना तोड़ना। ठीक है, पहले जो है वात पित्तम, ये जो हमारी आएगी, हमारा जो समास है ये आएगा द्वंद्व समास। ये वाला द्वंद्व समास कैसे, वातम च पित्तम च, इसकी संधि अगर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है द्वंद्व समास में च यानी कि और, यानी कि एंड का भाव होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपस में जोड़ी जाती है। इसमें जो है उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान होते हैं। वात भी प्रधान है, वात की अपनी क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या होता है वो अलग चीज़ है, उसके स्थान अलग है बॉडी में, उसके शरीर में अलग है, शरीर में अलग है, इन्वायरमेंट में अलग अलग स्थान है, अलग अलग रोग उत्पन्न करता है। और सेम इज़ द केस विद पित्त, तो दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग अपने काम है। तो इसलिए यहाँ पे आएगी द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पे जो है च और का भाव है। वात और पित्त दो उत्तर और प्रधान पद है, दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों ही प्रधान है। दोनों में से हम ये नहीं बोल सकते उत्तर प्रधान है पूर्व प्रधान है, नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ये तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा तीक्ष्णम औषधम। अब इसमें तीक्ष्णम औषधम में क्या होगा, तीक्ष्ण ये है हमारा विशेषण। ठीक है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, औषध की। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य का भाव हो गया। अब जहाँ पे विशेषण विशेष्य का भाव होता है वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास आ गया। तीक्ष्णम औषधम, वो भी तीक्ष्णम औषधम ही था, वो इकट्ठा यहाँ पे म ऊपर था, यहाँ पे हमने अलग अलग करने के लिए म हलंत डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है विशेषण विशेष्य का भाव होता है, और हमें पता है जब कोई जहाँ कहीं भी विशेषण आता है तो वहाँ पे जो है कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन जो सेकेंड है उसमें आएगा तीक्ष्णम औषधम। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड है अग्नेय दीपनम। अग्नेय दीपनम, यहाँ पे अग्नि, वैसे तो अग्नेय दीपनम, इसका समास करेंगे तो आएगा अग्निदीपनम। अग्निदीपनम कैसे, यहाँ पे जो है, हाँ सॉरी, अग्निदीपन, इसमें जो है एक दूसरे में संबंध है। ठीक है, अग्नि भी दीपन भी, अग्नि ही दीपन करती है, उसका काम है वो दीप पर करना। जो अग्नि है वो उजाला भी तो पैदा करेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें विशेषता भी है, नहीं भाई विशेषता नहीं है, दीप की कोई विशेषता नहीं है। अग्नि उसकी जो है प्रॉपर्टी है कि हाँ उसमें होता है, ये कोई विशेषता नहीं है उसमें कि वो अलग कर रही है। जो दीपन करने का कार्य, मतलब उजाला करने का कार्य सिर्फ अग्नि का नहीं है, टॉर्च भी कर सकती है उजाला करने को, तो बहुत सारे होते हैं। तो इन दोनों में संबंध है, और संबंध में आएगा हमारा, संबंध आ गया तो मतलब यहाँ पे आ गया कारक। हमने संबंध कारक पढ़ा था। अब यहाँ पे कारक के जो टाइप्स आ गए, हमारी समास में एक समास है जिसमें कारक के सारी विभक्तियाँ आती हैं। कौन सा समास है वो, तत्पुरुष। ठीक है, अब तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में संबंध कौन सा किसमें आता है, उसमें आती फिर षष्ठी विभक्ति। तत्पुरुष समास है, यहाँ पे क्यों संबंध आया, संबंध से हमारा दिमाग चला कि उसमें कारक यूज हुआ है। अब कारक सारे समास में किस में आया, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में संबंध तो आ गई षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे मेन हम पढ़ रहे थे अग्नि दीपनम का आएगा अग्नि दीपनम। तो डी ऑप्शन आ गया, डी पार्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है यथाक्रमम। यथाक्रमम
ठीक है। यथाक्रमम में आएगा यथा प्लस क्रम, इसका मतलब है क्रम के अनुसार। ये मेरे को बहुत इजी लगता है। यथा, यथा है क्या? यथा एक अव्यय है, ठीक है, अव्यय है। तो जहाँ अव्यय मतलब जिसके आगे शब्द रूप नहीं बन सकते, शब्द रूप नहीं, ठीक है, शब्द रूप नहीं है। और जहाँ कहीं भी अव्यय आ गया, अव्यय की तो पहचान हो ही गई होगी, 1.5 साल के बाद पेपर देना है, अव्यय की पहचान तो हो ही गई होगी, कौन कौन सा अव्यय किसके शब्द रूप नहीं बनेंगे, इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब जहाँ कहीं भी आपको पूर्व पद में अव्यय जो है पूर्व पद में दिखे, वहाँ पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। यथाक्रमः, क्रम के अनुसार। अब यहाँ पे जो अव्ययी भाव समास है आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते, तो यहाँ पे आ गया अव्ययी भाव समास। यथाक्रमम, यथा प्लस क्रम अव्ययी भाव में। उसके बाद है त्रयोदशांगम, इसका समास अलग करेंगे, त्रयोदशानाम अंगानाम समारह। ये भी बहुत इजी है, ठीक है। त्रयोदशांगम, त्रयोदशानाम अंगानाम समारह मतलब 13 अंगों का समूह। इसमें जो है वो आया द्विगु समास। द्विगु क्यों? क्योंकि आगे ये आ गया 13, जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल है पूर्व पद में वहाँ पे द्विगु समास आएगा कहीं भी। अब इसमें आएगा अब एग्जाम्पल बोलोगे दशानन, 10 अंगों का समूह, भाई वो एक्सेप्शन हो गया है, इससे तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, वहाँ पे बहुव्रीहि ही आएगा, उसमें द्विगु मत लिख के आना। क्यों? क्योंकि दशानन 10 अंगों का समूह, उसका अलग से मतलब बन रहा है, क्या बन रहा है? दशरथ, जिसका अलग से मतलब बने तोड़ने के बाद, वो बहुव्रीहि ही है। अब 13 अंगों का समूह, इसका अलग मतलब क्या है? किसी का होते हैं 13 अंग? नहीं होते, तो यहाँ पे आएगा द्विगु। मतलब इतना थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, सब कुछ मैडम पे नहीं छोड़ना होता, ठीक है। और जो भी, हाँ तो हो गया हमारा। और इसमें मैंने समास विग्रह या समास करने के बाद आपको टाइप्स बताए हैं, उनके कौन कौन से यूज़ होते हैं। पूछे नहीं है लेकिन आउट ऑफ कंसर्न, मतलब ये पता होने चाहिए, आप अगर कर रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए, लिख सकते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कई बार चेक करने वाला एग्जामिनर ही खुश हो जाता है हमसे, होना भी चाहिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन। यहाँ पे हमें अव्यय दिए हुए हैं। हमने जब अव्यय का चैप्टर पढ़ा था, अव्यय बताए थे हमें, तो अव्यय के साथ साथ हमें मीनिंग भी पढ़ाए थे, ठीक है। अब मीनिंग्स को याद करके, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें इन सारे सेंटेंसेस में मीनिंग मतलब अव्यय जो है भरना है। मैं अब एक बार सेंटेंस पढ़ूंगी बिना अव्यय के साथ, फिर अव्यय के साथ, आपको सेंटेंस पढ़ती पता चल जाएगा किसके साथ कौन सा अव्यय, ठीक है। पहला आएगा डैश सूर्यः उदेति डैश पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ पे तो अव्यय नहीं भी समझ आए ना तब भी पता है, क्योंकि 2 ब्लैंक्स हैं, तो 2 ब्लैंक्स में यदा और तदा ही आ सकते हैं। पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी पता फिर भी इसमें यदा और तदा ही आएंगे, 2 ब्लैंक सिर्फ एक ही में आ सकती हैं, ठीक है। इसका हिंदी में अगर मतलब निकाल तो क्या बनेगा? जब सूर्य उदय होता है तब पुष्प खिलते हैं, यदा सूर्यः उदेति तदा पुष्पाणि विकसन्ति, ठीक है। यहाँ पे जो है यदा और तदा जो है वो संबंध दिखाने का कार्य कर रहे हैं 2 सेंटेंसेस के बीच में, ठीक है। उसके बाद है औषधात डैश निदानम न सिद्ध्यति, ठीक है। मतलब अब औषधात का अलग से मतलब जो आएगा औषध, निदानम न सिद्ध्यति, निदान नहीं हो सकता, निदान सिद्ध नहीं हो सकता, तो यहाँ पे करेक्ट आएगा औषध निदान सिद्ध नहीं हो सकता। रित्ते का मतलब होता है के बिना, ठीक है, मतलब औषध के बिना निदान सिद्ध नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा रित्ते। उसके बाद है 3rd बालकः पुस्तकम पठति डैश लेखम लिखति, मतलब बालक पुस्तक पढ़ता है फिर लेखम लिखती लेख लिखता है। समझ नहीं आया? बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, लेख लिखता है, कौन लिखता है, क्या लिखता है? तो यहाँ पे जो है च आएगा, ठीक है। च का मतलब क्या होता है वैसे? और इसका कार्य जोड़ना, ये जो है
दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। बालकः पुस्तकम पठति च लेखम लिखति। अब दो कार्य को जोड़ रहे हैं। लेखम लिखति का अकेले में कोई मतलब नहीं बन रहा, लेकिन जब वो इसके साथ आ रहा है तो उसका मतलब अपने आप क्लियर हो रहा है लेखम लिखति का। ठीक है, तो ये चीज़ है, बालकः पुस्तकम पठति च लेखम लिखति। उसके बाद है ऑप्शन डी, मात्रा डैश पुत्रः यज्ञशालां गच्छति। मात्रा का माता, पुत्र यज्ञशालां गच्छति, पुत्र यज्ञशाला जाता है। अब माता वो फालतू में क्यों जाएगी, पुत्र भी यज्ञशाला जा रहा है तो आएगा साथ। ये हमें पहले कैसे पता चला, साथ, साथ जो है साथी अर्थ में यूज होता है। ठीक है, गच्छति जाने के लिए, तो यहाँ पे साथ सह, माता पुत्र के साथ यज्ञशाला जाती है। ठीक है, दोनों साथ नहीं जाएंगे ना, मतलब ये जहाँ पे जो है जाने अर्थ को दर्शा रहा है, माता का पुत्र के साथ सह। ठीक है, नेक्स्ट है अहम डैश सॉरी पठामी। अब यहाँ पे नहीं भी आता होगा, फिर भी एक रहेगा, किसी में तो भरेंगे, तो वो आएगा यहाँ पे अहम अत्र पठामी। अब अत्र का मेजरली मीनिंग क्या होता है, अत्र का मतलब होता है यहाँ, मतलब मैं यहाँ पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ अत्र का उपयोग यहाँ पे क्या किया गया है, स्थान बताने के लिए कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, जगह बता रहा है वो। ठीक है, आई होप आपको ये अव्यय समझ आए होंगे, अच्छा पढ़ा रही हूँ वैसे मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अधो लिखानाम लिखितानाम शब्दानाम रूपाणी लिखत। ठीक है, यहाँ पे जो है शब्द रूप दे रखे हैं। अब हमने शब्द रूप पढ़े थे, शब्द रूप में हमने क्या करा था, आगे शब्द रूप बनाए थे उनके एक एक वर्ड के, जैसे माँ का। यहाँ पे उन्होंने शब्द रूप ही दे रखे हैं, उन्होंने शब्द पूछे हमसे कि ये किस किस चीज़ के शब्द रूप हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल के ले लो, जैसे हम गाय के शब्द रूप बनाते हैं तो वो गो शब्द को यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, आगे जो भी गो को यूज़ करके बनाते हैं, और मनुष्य का जब बनाते हैं वो बनते हैं निरी से। ठीक है, तो वही जैसे इन्होंने यहाँ पे मत दिया है, मत किसका शब्द रूप है, मैं का। मत किस शब्द के लिए यूज़ होता है वर्ड, मैं के लिए, तो मैं का मत का रूप है मैं। तो ये मतलब अब बेसिकली हम बनाते हैं शब्दों के शब्द रूप। ठीक है, जैसे हमने बनाया था रामः, रामौ, रामः। ठीक है, ऐसे ऐसे बने थे, ये प्रथम हो गया, राम के लिख दिया मैंने। ठीक है, वैसे ही इन्होंने आगे बोले ये भी किसी का शब्द रूप है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमने आगे उनके शब्द बताने हैं, हमें यहाँ पे दिए हैं शब्द रूप, उसके हमने शब्द बताने कि वो किस किस शब्द के यूज़ हुए हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, गाय के शब्द रूप बनाते हैं किस शब्द को लेके, गो को यूज़ करके। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे बताने हैं। पहला हमारा आ गया मत। अब मत का रूप जो है वो मैं है। ठीक है, पित्रम, पित्रम किसका रूप शब्द रूप है, पिता। उसके बाद अग्नि, वो अग्नि का, अग्नि यहाँ पे विसर्ग है, ध्यान से देखो, दो विसर्ग लगे हुए हैं ना, और जब हमने शब्द लिखा उसमें विसर्ग यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि शब्द तो नॉर्मल यूज़ होगा, शब्द रूप बनते हैं उसमें विसर्गें लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है दधनः। दधनः का है दही, हाँ वेट, उसके बाद है दधनः। दधनः जो है यूज़ होता है दही के लिए। उसके बाद धातोः, धातु के लिए। आई होप समझ आ गया होगा, शब्द रूप से शब्द बनाने, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, उपसर्गः स्ववाक्येषु योजयेत्। यहाँ पे जो हमें उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग से हमने एक वर्ड बनाना है, उसी वर्ड को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उपसर्ग है, उसका वर्ड बनाओ, उसका सेंटेंस बनाओ।
तो पहला वर्ड है हमारा प्र। प्र का वर्ड हमने बनाया पहला प्रभवती। प्रभवती मतलब बहता है। प्रभवती का हम मतलब अगर देखें तो आएगा बहता है। ठीक है, तो इसका हमने सेंटेंस बनाया गंगा हिमालयात प्रभवती। ठीक है, मतलब गंगा हिमालय में बहती है, हिमालय से बहती है। ठीक है, उसके बाद उसी के बाद हमें नेक्स्ट दिया वी। वी का हमने बताया विग्रहाति, उसका अर्थ है विरोध करना। तो यहाँ पे आएगा विग्रहाति सह शत्रुन, मतलब जो है वह शत्रुओं का विरोध करता है, वह शत्रुओं का विरोध करता है। लिख लेना, मतलब नहीं मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निर। निर से वर्ड बना निष्क्रमाति। निष्क्रमाति का हमने बना, निष्क्रमाति का अर्थ क्या है, बाहर निकालना। तो उसका वर्ड बना है निष्क्रमाति जनः गृहात्। इसका मतलब अगर देखें तो आएगा व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा उत्त। उत्त का वर्ड बना उद्गच्छति। उद्गच्छति का वर्ड सेंटेंस बनाया उद्गच्छति सूर्यः पूर्व दिशायाम, मतलब इसका मीनिंग हुआ सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाए, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको यही याद करके यही लिखने हैं, नहीं, आप कोई भी सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप पे हेडेक है। जो आपको मतलब इजी लगे, जो ठीक लगे वो लिख दो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही लिखने हैं, वो तुम्हारी हेडेक होनी चाहिए। ओके, और एक तो रह गया बीच में सॉरी, आंग, डी वाला। आंग से वर्ड है आगच्छति। आगच्छति का मतलब जो होता है आना। इसका सेंटेंस है पित्रा सह पुत्र आगच्छति, मतलब पिता के साथ पुत्र आ रहा है। ठीक है, आगच्छति मैंने गच्छति स्टार्टिंग में बोला था, प्रेजेंट में यूज होता है, आ रहा है, यहाँ पे भी प्रेजेंट ही आया है। उसके बाद सिक्स्थ है स्ववाक्येषु योजयत। अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, कई तो वर्ड्स दिए हैं और कई धातु रूप दिए हैं। उसके साथ हमें दिए हैं वो धातु रूप के साथ हमें दिए हैं प्रत्यय। उन प्रत्यय को जोड़ के हमें सेंटेंस बनाना। ठीक है, पहला हमारा वर्ड है चत्वारि दानानि। अब सेंटेंस बनाया हमने चत्वारि दानानि सन्ति धनदानम विद्यादानम अन्नदानम अभयदानम च। ये मैं फ्रैंकली सही बताऊं तो मैंने ये सेंटेंस बनाया हमारे जो वो नहीं है वैद्यकीय के जो हमारे श्लोक हम पेपर में आने हैं उसमें से, जेन्युइनली पंजाब जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की है, रविदास यूनिवर्सिटी, उनके पेपर्स में हमारे जो श्लोक आने वैद्यकीय में से, उसमें ये वर्ड लाइन थी। जेन्युइनली मैंने वहाँ से देख के बनाई है और क्या सही बैठी है यहाँ पे लाइन। इसका हिंदी में मतलब अगर हम देखें तो आएगा 4 प्रकार के दान होते हैं, धन दान, विद्यादान, अन्नदान और अभयदान। ठीक है, सेंटेंस तो वैसे सही बनाया मैंने, नॉट बैड। अब बुक में जो नॉलेज है उसका यूज़ भी तो करना चाहिए ना हमें। ठीक है, उसके बाद है गम प्लस तुमुन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया ना चेंज। यहाँ पे जो है गम धातु है, तुमुन जो है वो प्रत्यय है। इनको जोड़ के पहले वर्ड बनाओ, क्या बनेगा? वर्ड बनेगा गंतुम। गंतुम बन गया। अब इसका सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो होगा अहम अध्ययनाय गंतुम इच्छामि, मतलब मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। इससे हमें क्या पता चलता है, जो है गंतुम जो है वो यूज़ होता है जाना अर्थ में। गंतुम का जो मीनिंग है वो यहाँ पे जाना अर्थ में, मतलब मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, अहम अध्ययनाय गंतुम इच्छामि, डन। उसके बाद है थर्ड है सॉरी कथ प्लस कत। यहाँ पे भी कथ जो है वो धातु है, कत जो है वो प्रत्यय। इनको जोड़ के जो वर्ड बनेगा वो बनेगा कथितवान। यहाँ पे मैंने सेंटेंस बहुत छोटा बनाया क्योंकि मेरा मूड ख़त्म हो गया था, लेकिन बनाना तो था ही। तो सेंटेंस है सकथितवान, ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट। इसका मीनिंग क्या है?
उसने कहा था, सकथितवान। ठीक है, उसके बाद है पठ प्लस त्वा। यहाँ पे भी पठ धातु है, एक त्वा प्रत्यय। इसका वर्ड क्या बनेगा? पठित्वा। ठीक है, पुस्तकम पठित्वा स स्वपिति, मतलब पुस्तक पढ़कर वह सोता है। ठीक है, उसके बाद रमणीयम नृत्यम, यहाँ पे फिर से वर्ड आ गया, मतलब इन्होंने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वर्ड दिया, बीच में इन्होंने धातु रूप और प्रत्यय दिए। क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वर्ड है रमणीयम नृत्यम। ठीक है, अब इसका मतलब पहले देखते हैं। रमणीयम नृत्यम का मतलब क्या है? सुंदर नृत्य। तो नृत्य को लेके सेंटेंस बनाए हम, तो सेंटेंस है रमणीयम नृत्यम दृष्ट्वा जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। काफ़ी बड़ा बन गया नो डाउट। इसका मतलब है सुंदर नृत्य देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। सुंदर नृत्य देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, दृष्ट्वा लोग प्रसन्न होते हैं। रमणीयम नृत्यम दृष्ट्वा जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। आई नो, लेट मी रेज, आपको पता, व्यू क्लियर हो। रमणीयम नृत्यम दृष्ट्वा जनाः प्रसन्ना भवन्ति। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, आई होप सो। मैं ऐसा ही मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने शब्द रूप समझाए थे। इतना भागा, इतना आपको माथा खपाई करके समझाया था, जो सेम वही है जैसे शब्द रूप। शब्द वो उसमें क्या था, शब्द रूप दिए थे, उसमें शब्द बनाने थे। यहाँ पे धातु रूप दिए, धातु बताने हैं हमने। ठीक है, सो इजी, अनटिल हमें आता है वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होगे, मैंने जो धातु रूप के साथ लकार भी बताए हैं, पुरुष भी, एक वचन भी, और मैं समझाने के लिए इनके मतलब भी बताऊंगी, डोंट वरी। लेकिन पूछा क्या? सिर्फ ये पा धातु, ची धातु, लब धातु, चुर धातु, स्मृति धातु पूछा, यही है। आगे जो है वो एक्सटर्नल नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो कोई भी बता देगा। ये देख के बता सकते हैं ये चीज़ हम। ठीक है, इसे देख के हम इसे बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे हमें मतलब ये इसमें से ये तो कोई भी कर लेता है, बेसिकली पूछा भी यही है। लेकिन हमने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे लिखने में। ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है, लिखेंगे भी तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला जो मैं दिया पास्यति, उसका आएगा पा धातु। पास्यति जो वो पा धातु का धातु रूप है। ये जो है वो पा धातु पहली बात भविष्य काल में यूज होता है। इसका जो अर्थ है, ये पास्यति का अर्थ आएगा वो है वह पिएगा। भविष्य काल में यूज होता है, भविष्य काल में यूज होता है, मतलब यहाँ पे आएगा लिरिट लकार। लिरिट लकार के साथ यहाँ पे उसका प्रथम पुरुष और एक वचन। उसके बाद है चिनोमी। चिनोमी ची धातु से बनता है। अब ची धातु जो है उसका अर्थ आएगा मैं चुनता हूँ। ठीक है, मैं चुनता हूँ, ये जो है वो प्रेजेंट टेंस है, बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वो लट लकार आएगा, ची धातु। ठीक है, उसके बाद है लभेत। बाकी भी सेम ऐसी है, लभ धातु विधिलिंग लकार है। लभ का जो अर्थ होता है वो होता है वह प्राप्त करे, करे उसके मन में इच्छा है ये करे, तो उसमें जो आएगा विधिलिंग लकार आएगा। उसके बाद है चोर्यत, वो चुर धातु होता है। अब चुर धातु का जो अर्थ है वो होता है तुम चुरवाते हो मतलब कुछ काम कर रहे हो, ये तुम्हारी हेडेक है। तो यहाँ पे लट लकार प्रेजेंट टेंस। स्म का स्मृ आएगा। स्मृ का जो अर्थ होता है वो है याद, हमें याद है, मतलब मुझे ये याद है, ये भी प्रेजेंट में है तो आएगा लट लकार। ठीक है, ये समझ आ गए हो गया, ईजी है वैसे ही। इससे ये बनाना तो बहुत ईजी है, धातु रूप से धातु, ये काम हो जाएगा। बाकी ये तुम्हारी मर्जी है, ये भी देखो ऑनेस्ट रिव्यू है, इससे ये बनाना बहुत ईजी है। और पूछा भी यही है कि इससे ये बनाओ। ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा है, ये तभी लिखना जब पूरी श्योरिटी हो कि तुम्हें ये आती है। नहीं आती तो मत लिखना, क्योंकि पूछी भी नहीं है। ओके,
तो हम सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है हमारा अधोरेखांकिता नाम पदानाम कारकः संबंध, कारक संबंध बताना है जो रेखांकित शब्द है। पहला रेखांकित शब्द है, पहला वाक्य पढ़ लेते पहला वाक्य पढ़ लेते हैं हम। पहला वाक्य वैद्यः आतुरम परीक्षति, रेखांकित शब्द है आतुर, मतलब आतुरम। अगर हम इसकी हिंदी करें तो आएगा वैद्य रोगी की परीक्षा करता है। रोगी की तो मतलब वैद्य कर्ता हो गया हमारा, और रोगी जो आतुर है वो हमारा कर्म उसके ऊपर ही हो रहा है ना, किसकी परीक्षा की जा रही है, रोगी की जा रही है। तो यहाँ पे आएगा कर्म कारक में जो है वो द्वितीय विभक्ति लगती है। वैसे लिखने की जरूरी नहीं है, जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आचार्य शिष्याय ज्ञानम ददाति। अब यहाँ पे जो है शिष्याय, इसका अर्थ अगर हम निकालें तो आएगा आचार्य शिष्य को ज्ञान देता है। किसे ज्ञान दे रहा है, शिष्य को दे रहा है, ठीक है। मतलब किसके ऊपर कर रहा है, शिष्य को। किसके लिए कर रहा है, शिष्य के लिए, शिष्य को ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे वैसे ये गलती से होगा, आप इसे करेक्ट कर लेना, कर्म कारक ही आएगा, संप्रदान नहीं आएगा, ठीक है। आई गेस बाय मिस्टेक हो गया, को जो है वो कर्म कारक के लिए ही यूज होता है, ठीक है, आप देख लेना इसे। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड है गुरुणा शिष्यम पाठ पठितः। यहाँ पे इसको हम हिंदी करें तो आएगा गुरु के द्वारा शिष्य को पाठ पढ़ाया गया है। किसके द्वारा, किसके थ्रू ये कार्य हुआ है, के द्वारा। ये जो है वो बहुत चीज़ बता रहा है, के द्वारा शिष्य, गुरु के द्वारा शिष्य को। अब अंडरलाइन तो गुरु है, हम गुरु पे फोकस करते हैं, मतलब कौन कार्य ये किसके द्वारा हो रहा है। हम अगर पढ़े तो हमने सेंटेंस किए थे कर्ता ने कर्म को, ये हमने जो उसके चिन्ह करे थे उसमें जो है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे आएगा कारक करण कारक, ठीक है। उसके बाद डी आएगा रामः वनात् आगतः। अंडरलाइन क्या है, वनात्, इसका हिंदी देखे तो आएगा राम वन से आया है। अब से मतलब राम जो है वन से अलग हो गया, अब अलग हो गया तो यहाँ पे अपादान कारक वही होता है ना, अलग होने का भाव। यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, ठीक है। अपादान कारक मतलब अलग होने का भाव, राम वन से अलग हो गया, वन से क्योंकि लौट आया वो, तो यहाँ पे अपादान कारक। उसके बाद है छात्रः गुरोः उपदेशम शृणोति। यहाँ पे अगर हम करें तो आएगा छात्र गुरु का उपदेश सुनता है, गुरु का, ठीक है। यहाँ पे जो है छात्र किसका उपदेश सुन रहा है, गुरु का। यहाँ पे जो का है वो छात्र और गुरु में संबंध बता रहा है, ठीक है। संबंध जो है वो संबंध कारक ही बता सकता है। इसकी विभक्तियाँ कौन सी होती हैं, का, के, की, वही एक आई है छात्र गुरु का विभक्ति आई है, तो यहाँ पे कारक आएगा संबंध कारक, ठीक है। तो ये सेक्शन बी इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रही हूँ समझ आ गया, तो ऐसा मानते हुए मैं मूव ऑन कर रही हूँ सेक्शन सी की तरफ, लास्ट सेक्शन। आप लोग भी खुश हो जाओ, फाइनली अबाउट टू फिनिश आवर क्वेश्चन पेपर, राइट। सेक्शन सी तो इजी है, हो जाएगा फटाफट, इसी कोशिश करेंगे हम जल्दी हो जाए, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा उचितम शब्द रूपम लिखित्वा तानि वाक्येषु योजयत। मतलब यहाँ दिए गए पदों के यथा योग्य शब्द रूप लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोजित रूप से उपयोग करें। मतलब जो है यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, पहले की देख लेते हैं, इसी बार ने पहला समझ आ जाएगा, समझाऊंगी वैसे मैं सारा ही। बला, हमें पहला क्या दिया हुआ है, बला जो शब्द रूप, ये शब्द है, हमें इसको स्त्री तृतीया एक वचन में कन्वर्ट करना है।
इसका जो है चेंज करना है इसको स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति के एक वचन में। तो इसका शब्द रूप अगर हम बनाए तो वो बनेगा बल्या, जो मैंने लिखा हुआ है बट आई थिंक ये मेरे अंडरलाइन की वजह से वो थोड़ा सा कवर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद शब्द रूप बना लिया, हमें वाक्य बनाना है। वाक्य हमने बनाया बल्या सह गच्छामि। वैसे मैं सह बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं ये वर्ड बहुत पसंद है। इसके बाद प्रेजेंट यूज़ होता है ना और छोटा सेंटेंस बन जाता है फटाफट। आप चाहो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बल्या सह गच्छामि। अब इसका मतलब भी देख लेते हैं। जिनको मेरे जैसे जो कमज़ोर लोग हैं, जिन्हें संस्कृत कम ही आती है, उनके लिए मतलब भी पता होना चाहिए साथ में। मतलब मैं बल के साथ जाता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत बल है, बहुत ज़्यादा है नहीं, वैसे होना चाहिए, बहुत बल है मेरे पास भी है। तो ऐसे ही हमने बाकी करने, पहले तो समझ आ ही गया होगा। तो ऐसा मानते हुए मैं सेकंड पार्ट की तरफ जा रही हूँ। सेकंड जो हमारा यद को जो हमने सर्वनाम की पंचमी विभक्ति के बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो इसका आएगा शब्द रूप ये शाम, ठीक है। ये शाम आ गया। इसका वाक्य बनाया हमने ये शाम धनम अस्ति ते सुखिनः सन्ति। मतलब जिनके पास धन है वे सुखी हैं, बस वही सुखी हैं और कोई सुखी नहीं है। और आज के टाइम में है भी यही, जिनके पास धन है वही सुखी हैं बेचारे, तो बाकी तो रो ही रहे हैं। पर कोई नहीं, धन आने से वो आ जाता है घमंड, इसलिए कमाते नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पार्ट है मनस को जो है हमने नपुंसक की द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा मनः का वाक्य जो मैंने बनाया वो है मनः शुद्धम कर्तव्यम। मतलब मन को शुद्ध करना चाहिए, हमेशा मन शुद्ध ही रहना चाहिए, मन को शुद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बनाया। नेक्स्ट है डी श्लेष्मन। ऐसे मैंने सबके मतलब बता दिए थे। श्लेष्मन का अगर हम शब्द रूप देखें तो वो पहला नंबर पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन बनाना है। ये बहुत इजी है, श्लेष्मा ही बनेगा, प्रथमा विभक्ति और एक वचन वो सेम ही होती है, सबसे इजीली बन जाती है। तो यहाँ पे आएगा श्लेष्मा। इसका वाक्य हमने बनाया तो मैंने ही है, हमने बोलने में क्या ही हमने है, तो वो है श्लेष्मा रोगः भवति। मतलब कफ एक रोग है। बहुत इजी सेंटेंस है, वाह, माइंड ब्लोइंग। उसके बाद है वैद्य को है चतुर्थ विभक्ति द्विवचन में बनाना है। इसका शब्द रूप आएगा वैद्याभ्याम। अब इसका मतलब क्या है, दो वैद्यों के लिए, मतलब इकट्ठा आ गया ना। तो इसका वाक्य है वैद्याभ्याम औषधम दीयते। मतलब दोनों वैद्यों को औषधि दी जा रही है। लिटरल मीनिंग वैद्याभ्याम का बताया गया, दो वैद्यों के लिए, मतलब दोनों वैद्यों को औषधि दी जाती है, ठीक है। क्लियर, ये क्वेश्चन आई गेस सबको समझ आ गया होगा, इजी है ये। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, समस्त पद और वाक्य विग्रह। हम ऊपर ही कभी करके आए हैं तो आते ही होंगे, फिर से कर लेते हैं। चेंज सिर्फ एक है, इसमें हमने समास का प्रकार भी बताना है, बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। पहला है हमारा विकार हेतवः, ठीक है। इसका हम समास विग्रह करें तो आएगा विकृते हेतवः। मतलब विकृति के कारण। अब के कारण के आ गया तो यहाँ पे आ गया संबंध आएगा तो हमें पता है यहाँ पे संबंध आ गया तो मतलब कारक आ गया। कारक जहाँ आ गया तो समास में आएगा तत्पुरुष। अब तत्पुरुष का संबंध की विभक्ति लगती है षष्ठी, तो समास प्रकार है हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दीपानाम पाचनम। दीपानाम पाचनम दोषों का पाचन। अब यहाँ पे भी का संबंध तत्पुरुष, यहाँ पे भी आ गया षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही है। उसके बाद है सी सौम्यस्य अत्ययः। अब पहले वो देख लें, इसका विग्रह आएगा सौम्यस्य अत्ययः। मतलब सौम्य का अतिक्रमण। इसमें भी संबंध है षष्ठी तत्पुरुष। अब भाई सारे षष्ठी यही है, चलो देखते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद है शिरोवेदना। मतलब शिरसः वेदना, सिर में वेदना, सिर दुख रहा है। मतलब सिंपल एंड स्पष्ट भाषा में सिर दुख रहा है,
इसका भी समास प्रकार षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि संबंध है सिर और वेदना में। ठीक है, सेम ही हो गया, वही रद्दी। लास्ट ओ चलो, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। पंचांगुली, ये है पंचानाम अंगुली नाम समूह, मतलब 5 अंगुलियों का समूह। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब हमारा आया था त्रयोदशानाम अंगानाम वाला क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, उसमें बताया था जहाँ पे जो पूर्व पद है, पूर्व पद में कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, कोई भी वर्ड यूज हो गया, नंबर यूज हो गया, वहाँ पे आएगा द्विगु समास। कोई भी नंबर आ गया वहाँ पे आएगा द्विगु समास। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये भी टॉपिक, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये तो इजी था, पूरा करके आए थे। एक चेंज था, सिर्फ समास का प्रकार बताना था, वो मैंने उसमें भी प्रकार बताया था, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा संधि छित्वा व योजवत संधि सूत्र लिखत। यहाँ पे है हमें संधि, या तो संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है, तो वो करके हमें संधि का नाम बताना है और उसका सूत्र बताना है। ठीक है, पहला है यावत शक्यम, इसको हम संधि करें तो आएगा यावत शक्यम, यावत शक्यम, यावत च आ गया, च आया तो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यावत त हलंत और श इसको जोड़ के च छ बन जाता है, तो यहाँ पे आएगा शुचुत्व संधि, शुचुत्व संधि, और इसका सूत्र क्या है, स्तो शचुना शचुहु। ठीक है, इजी है ये भी। उसके बाद आ गया वसंतु ऋतु, यहाँ पे आएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो आएगी वसंतु और ऋतु। संधि भेद आ गया, गुण संधि, गुण संधि आपको पता ही होगा कैसे आया, यहाँ पे उ आ गया और री, अगर हम इनको जोड़ें तो वो आर उर बन जाता था ना, वही इसमें हुआ है। वसंतु ऋतु, वसंतु ऋतु, वसंतु ऋतु, यहाँ पे इसका सूत्र है आद गुणः। ओ मैंने मार्कर, चलो साइड पे करते हैं, आद गुणः। उसके बाद है अम्ल विपाक औषधि, इसका विच्छेद वैसे होगा नहीं, अम्ल विपाक औषधि, अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसका विच्छेद करेंगे, अम्ल प्लस विपाक प्लस औषधि, ये बन रहा है। ये कोई पर्टिकुलरली जुड़े नहीं हुए एक दूसरे से, तो इसका विच्छेद होगा नहीं, इसमें कोई संधि है नहीं ऐसे पर्टिकुलरली, इसको बस अलग अलग करके लिखा गया, अलग अलग करके जोड़ा गया था, अलग अलग करके जो वर्ड्स थे उनको जोड़ा गया सिंपली, उसकी कोई पर्टिकुलरली जो संधि नहीं है। उसके बाद इसका भी यही है दोष नाश यत्र का, इसका विच्छेद करेंगे दोष प्लस नाश प्लस यत्र, इसका भी कोई पर्टिकुलरली जो स्पष्ट रूप से वो है विशिष्ट संधि नहीं है, अलग अलग वर्ड्स को जोड़ा गया। ओके क्लियर, सो मूविंग ऑन टू द ई पार्ट। और एक और चीज़, जो दोष नाश यत्र, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं तत्पुरुष समास जरूर है। ठीक है, उसके बाद है ई षट्मासा, षट्मासा की संधि करेंगे हम, आएगा षण्मासा। ये कौन सी संधि है, अण आ गया, अण जो वर्ड है नाक से निकले हुए, मुख से निकले जितने भी वर्ण हैं मुख, तो यहाँ पे आएगी अनुनासिक संधि, ण आ गया। तो अनुनासिक संधि का जो सूत्र है वो है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्लियर, सो अब हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन, फाइनली ऑन द एज ऑफ कंप्लीटिंग आवर पेपर। ओके, तो इसको भी इन्होंने और बढ़ाने के लिए 2 पार्ट्स में, लास्ट क्वेश्चन है फिर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देख रहे हो, मतलब पेपर वाले ख़त्म नहीं कर रहे थे ना पेपर, चलो हम फिर भी करेंगे। तो ए पार्ट आ गया उसका, इसमें हमने प्रत्यय बताए हैं, प्रत्यय भाई 5 नंबर के डाले हैं इन लोगों ने, MCQs छोड़ के, वैसे सिर्फ 5 नंबर के हैं। इतने मेहनत से पढ़ते हैं बच्चे, जो नहीं आता उसकी वेटेज डाल देते हैं ज़्यादा, छोड़ो चलो करने तो है ही। ठीक है, यहाँ पे क्री धातु और तवतु प्रत्यय, इनको जोड़ के वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, क्री धातु और तवतु, अब तवतु पहले देखें हम, वो है कृतवाच्य में भूतकालिक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब तवतु को इस दोनों को जोड़ के जो वर्ड बनेगा वो है कृतवान, जिसका अर्थ है किया है, मतलब इसका अर्थ जो बनेगा भूतकालिक अर्थ को बताता है, तो ऑब्वियसली कुछ किया है, पहले कुछ किया होगा, किया है तो बाद में कुछ और कुछ किया। ठीक है, उसके बाद आ गया प्र प्लस नम
प्लस ल्यप, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, पूर्वकालिक, अभी कुछ किया है, जस्ट अभी, फिर कुछ और कर लिया, ठीक है, जस्ट अभी कुछ काम किया। उसके बाद आ गया दा प्लस तुमुन प्रत्यय जोड़ के यहाँ पे आएगा दातुम, मतलब देने के लिए, देने के अर्थ के लिए, कुछ दे रहे हैं। जैसे रिश्तेदार जाते समय पैसे देते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो बंद कर देते देना, फिर भी देते तो है ना, कुछ दे देते हैं, तो वही देने के लिए अर्थ में दातुम प्रत्यय यूज होता है। नेक्स्ट है दृश प्लस तव्यत प्रत्यय, यहाँ पे आएगा दृष्टव्य, मतलब देखने के योग्य, कोई चीज देखने योग्य है, जैसे कि ताजमहल देखने योग्य है, दृष्टव्य, ठीक है। तो उसके लास्ट ऑप्शन है, है हमारा पा प्लस त्वा, यहाँ पे पा धातु प्लस त्वा प्रत्यय को जोड़ के आएगा पीतवा, मतलब पीकर, जिस प्रत्यय, इसका अर्थ है पहले कुछ पिया जाए और फिर कुछ और किया जाए। यहाँ पे भी पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय यूज हुआ है, ये भी जो कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय, इसका अर्थ है जो पीतवा वर्ड बना है उसका अर्थ है पहले कुछ पिया जाए, पीने के अर्थ में, फिर कुछ फिर मतलब खाया नहीं, कुछ और काम किया जाए। जैसे हम घर में मेहमान आते हैं, पहले हम उनको पानी पूछते हैं, पहले पिया जाए, फिर कुछ और करो, हाथ जोड़, मतलब कुछ खाने के लिए पूछ लो, चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ये तो इजी है, समझ आ गए होंगे, प्रत्यय तो इजी होते हैं, हो जाते हैं। उसके बाद है कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप बदलना है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, अगर तो कर्मवाच्य में पहले से ही हुआ तो उसका भाववाच्य बनाना बहुत ईजी है, अगर नहीं हुआ तो पहले कर्म में बना लो। वो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता था टफ, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हो गया, करना आ गया, ठीक है, तो तुम्हें भी आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, कर्मवाच्य से उसमें बनाना ईजी है, आउट ऑफ आलसपन, लेकिन बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। मोहनेन कंदुकम क्रीड्यते, वाह किस्मत खुल गई, ये पहले से ही कर्मवाच्य में है। मोहनेन कंदुकम क्रीड्यते, ये कर्मवाच्य का ही सेंटेंस है, तो इसका भाववाच्य बनेगा मोहनेन क्रीड्यते। भाववाच्य बनाना है तो सेंटर का कर्म हटा दो। हाँ, भाववाच्य उसी का बनेगा जो कर्म प्रधान नहीं है, जो वाक्य कर्म प्रधान है उनका भाववाच्य में जो है कन्वर्जन नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रख के चेंजेस करना। ये लाइन लिखनी है, अगर पूछा बाई चांस भाववाच्य में बनाओ और कोई सेंटेंस भाववाच्य कर्म प्रधान हुआ तो ये लिख देना कि ये भाववाच्य में नहीं जा सकता क्योंकि ये कर्म प्रधान है, ठीक है। मोहनेन वाला हो गया। उसके बाद है अहम कर्म कृतवान, इसका कर्मवाच्य बनेगा मया कार्यम कृतम। अब ये एग्जाम्पल भी आ गई, भाववाच्य में ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कर्म की प्रधानता रखता है, ठीक है। उसके बाद ये कर्म की प्रधानता रखता है तो ये भाववाच्य में नहीं होगा। तो ये लिखाना ज़रूरी नहीं हर वाक्य जो है वो भाववाच्य में कन्वर्ट हो, और हर वाक्य जो है वो ऑलरेडी कर्मवाच्य में नहीं होता। कुछ कुछ बनाने पड़ते हैं और कुछ कुछ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कर्म प्रधान है तो हर वाक्य कर्मवाच्य में भी नहीं होगा, और हर वाक्य जो है वो भाववाच्य में कन्वर्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? हम रखेंगे, जो पेपर लिख रहा होगा वो डेफिनेटली रखेगा, ठीक है। उसके बाद रामः गृहं गच्छति, इसका अगर हम कर्मवाच्य बनाए तो आएगा रामेण गृहं गच्छति। भाववाच्य में हमने जो है कर्म को ही हटा दिया, भाववाच्य में कर्म हट जाएगा। रामेण, सॉरी इसका सेंटेंस, इसका कर्मवाच्य तो बनाए, कर्मणा रामेण गृहं गम्यते, भाववाच्य रामेण गम्यते। गृहं हटा दिया, कर्म हटा दिया। उसके बाद है तेन रोटिकाम खाद्यते, ये जो है पहले से ही कर्मवाच्य में तेन रोटिकाम, तो इसका भाववाच्य बनाएंगे तो बनेगा तेन खाद्यते। कर्म जो है वो हटा दिया क्योंकि ये कर्म प्रधान नहीं है, वो खा रहा है, दैट्स इट, खा रहा है डेफिनेटली पता चल रहा है, खा रहा होगा, रोटी खा रहा होगा। उसके बाद है युवाभ्याम सुलेखः लिखितः, ये भी वाक्य जो है पहले से ही कर्मवाच्य में, भाववाच्य में आएगा युवाभ्याम लिखितः, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है यहाँ पे पेपर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे से बताया था तो आपको समझ आ ही गया होगा।
ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ो।